Hello student, welcome to my YouTube channel Biology at your fingertips. This is K Pawan, your friend, your teacher, come mentor. मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, तो क्यों करेंगे रटना शुरू जब आपके साथ है ये बायोलॉजी ग्रुप। Good morning. How are you? I hope you all are well. In previous class, I was discussing post-fertilization events. Post-fertilization events are further divided into 4 subheading. First one is called endosperm development. Second, embryonic development. Or embryogenesis. Third, transformation of ovule into seed. And last one, transformation of ovary into fruit. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एंडोस्पर्म 3 टाइप्स का, जो पहला था जिसको हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट वन इज सेलुलर एंडोस्पर्म। लास्ट वन एलोवियल एंडोस्पर्म या मीडियम एंडोस्पर्म। अब याद हो तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मीन्स प्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। एग्जाम्पल इज लिक्विड मटेरियल ऑफ कोकोनट। सेलुलर एंडोस्पर्म प्री न्यूक्लियर डिवीजन डज नॉट टेक प्लेस। Cell wall formation take place in this case in every division. After every division, cell wall formation. Example is solid white part of the coconut. Hello, it is a mixture of nuclear and cellular endosperm, free nuclear division or cell wall formation, both are take place. Example is maize. Already ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस, ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियो का विकास कैसे होता है या इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं, इसके बारे में। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है, इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट को या लीजिए फ्लावरिंग प्लांट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, और ये देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो कोई ना कोई आधार होता है, कोई ना कोई बेस होता है। तो जब एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम किस बेस पे बंटवारा करेंगे, मैंने बिना बेस के हम आप बंटवारा कर ही नहीं सकते। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम इस बेस पे बंटवारा कर रहे हैं कि कोई उसका जो सीड है, सीड में कॉटिलीडन
नाम आपने सुना होगा, कॉटिलीडन बीजपत्र। सीड में एक कॉटिलीडन उपस्थित है या दो कॉटिलीडन उपस्थित है। यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके सीड में टू कॉटिलीडन्स आर प्रेजेंट। If two cotyledons are present, then that type of angiospermic plant is called dicotyledonous plant. If only one cotyledons are present, then that type of angiospermic plant is called monocotyledonous plant. ठीक, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं, डाइकोटिलीडनस प्लांट और मोनोकोटिलीडनस प्लांट। डाइकोटिलीडनस प्लांट्स किसको कहें, तो टू cotyledons are present, or in this case one cotyledon is present. तो चूंकि हम लोगों को पढ़ना है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में या फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट डाइकोटिलीडनस प्लांट में भी पढ़ेंगे और मोनोकोटिलीडनस प्लांट में भी पढ़ेंगे। तो हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को फर्दर दो भाग में बांट सकते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोटिलीडनस प्लांट्स या एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट और एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट। तो हम दो भाग में पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम डाइकोटिलीडनस प्लांट में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट, और फिर पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट। दोनों लगभग एक ही तरह की घटनाएं होती हैं, एक ही तरह का स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन उनमें माइन्यूट अंतर होता है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे तो हम उस बात को समझेंगे। एक बात और बता दूं, ये जो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर का मेरी समझ से सबसे कॉम्प्लेक्स भाग है। तो आप अपने आप को फुली कंसंट्रेट कीजिएगा, तब ये बात समझिएगा। और 12th लेवल पे यहां से सवाल एंड लॉन्ग क्वेश्चन तो आपसे नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और मेडिकल नीट या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन भरा पड़ा है। बच्चे स्टूडेंट सही से समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग उनकी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट नहीं होता, जिसके कारण यहाँ क्वेश्चन मिस करता है। तो ध्यान से देखिए, फिगर इज इंपॉर्टेंट। यदि अभी मैं फिगर बना रहा हूँ, लंबा सा स्टेप वाइज बनाऊंगा, अगर आप ये फिगर समझ जाइएगा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट उतना ही आसानी से समझ सकते हैं, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट उतना ही आसानी से समझ सकते हैं। तो हम बारी बारी डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोटिलीडनस प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ फिगर बनाऊंगा और स्टेप वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको याद हो तो फर्टिलाइजेशन हुआ था, और फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। यदि आपको याद करें तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मान लीजिए ये एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक में आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज मैंने आपको बताया था, तो आपको याद हो तो बस ये जाइगोट, मान लीजिए ये जाइगोट है जो ट्वेन है, ये बच गया था, बाकी ये एंटीपोडल से डिसअपियर हो गए थे, खत्म हो गया था। ये जो हमारा बीच पे जो ये ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म बना था, वो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ था, यानी ये पूरा इंडोस्पर्म से ये भरा हुआ है, पूरा इंडोस्पर्म से ये भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा केस था। और नीचे में जो आपको इसको माइक्रोपाइलरिन याद रखना है, इसको हम माइक्रोपाइलरिन करते हैं और इसको हम क्लाजाइन करते हैं। ठीक है, तो जब
फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस हुआ था एम्ब्रियो साइक में, आपने देखा था कि एंटीपोडल खत्म, सिनर्जिड खत्म, पीईएन खत्म और पीईएन ही निर्माण किया था एंडोस्पर्म का। मान लीजिए ये एंडोस्पर्म है। यहां तक की कहानी समाप्त थी। अब हमें इसके आगे सोचना है। तो देखिए अभी इस फिगर को मैं इस जाइगोट को यहां ले रहा हूं। तो जाइगोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां से मान लिया, यहां से मैंने ये जाइगोट लिया, क्या है ये है जाइगोट, ऐसा ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो जाइगोट है, जाइगोट में ट्रांसफर डिवीजन होता है। और डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो ये जब ट्रांसफर डिवीजन होता है, आप जानते हैं ट्रांसवर्स कहते हैं ऐसे अनुप्रस्थ विभाजन, तो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और जाइगोट है दो सेल में बंट जाता है। मतलब एक से हो गया दो, एक इधर और एक इधर। और यहाँ सबसे पहले जो बात आपको याद रखना है, ये देखिए ये हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आपको जो याद रखना है एकदम फिर से मैं यहाँ डिनोट करते रहा हूँ, जो ऊपर वाला है ये क्लाजाइड है और ये जो नीचे वाला है वो माइक्रोपाइलरिड है। अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ ये सिचुएशन है, तो देखिए ये माइक्रोपाइलरिड है। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ ये डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर ये डिवीजन हुआ है, फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसफर डिवीजन। तो दो सेल का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर और ये नीचे। देखिए किसी किसी किताब में या आपसे कोई ऊपर नीचे करके पूछ दे कि ऊपर, जैसे मैंने कहा दो सेल का निर्माण होता है, पहले ये जान लेते हैं। जो ऊपर वाला जो सेल, सॉरी फिर से, दो सेल का निर्माण होता है। जो क्लाजाइड की ओर जो सेल होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल या इसी को कहते हैं एपिकल सेल। एपिकल सेल कॉन्सेप्ट को अब यहाँ देखें, तो जो क्लाजाइड की ओर होता है इसको कहते हैं एपिकल सेल या टर्मिनल सेल। और जो ये माइक्रोपाइलरिड की ओर होता है इसको हम कहते हैं बेसल सेल। देखिए स्टेप बाय स्टेप एकदम याद रखना है, मैंने कहा है इस चैप्टर का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ध्यान से देखना है। और हर क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बेसल सेल का निर्माण टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलरिड या फिर टुवर्ड्स द क्लाजाइड। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बेसल सेल का फॉर्मेशन किसकी ओर? तो माइक्रोपाइलरिड की ओर। टर्मिनल सेल का किसके ओर? तो क्लाजाइड की ओर। हाँ, कोई कहेगा ऊपर और नीचे, तो देखिए ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट मिला दीजिए कि अपर एंड में कि लोअर एंड में। अगर बाइक में मैंने कहा था कि वो जो ओव्यूल भी होता है कई तरीके का होता है, और जो सबसे मोस्ट कॉमन था उसको हमने कहा था एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब देखिए आपको याद हो तो ये उल्टा होता है। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, उल्टा ये ऐसे होता है और ये पूरा ऐसे, ये उल्टा होता है। तो यहाँ तो बाय द वे ये उल्टा है, तो ये माइक्रोपाइल नीचे की ओर है, क्लाजा ऊपर की ओर है। ऑर्थोट्रोपस भी होता है, ऑर्थोट्रोपस होगा तो यहाँ माइक्रोपाइल समझिए उधर चला गया और ये फ्यूनिकिल नीचे आ गया, एक दूसरे के सीधे होता है। ससिनोट्रोपस होता है। तो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट आपके अपने दिमाग में नहीं रखना है, यहाँ रखे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या याद रखना है? ये सी और एम को याद रखना है। आगे भी इस कॉन्सेप्ट को आगे हम बढ़ाएंगे तो ये एकदम याद रखना है कि ये क्लाजाइड क्यों है और ये माइक्रोपाइलरिड क्यों है। आज से कोई भी पूछे, जो फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होता है और जो टर्मिनल सेल का निर्माण होता है किधर की ओर होता है? तो क्लाजाइड की ओर और देन बेसल सेल। ठीक है, आपको ये बात तो मैं कह रहा था। देखिए ये टर्मिनल सेल और बेसल सेल दोनों में डिवीजन होता है, एक ही साथ होता है, लेकिन हम बारी बारी से देखेंगे। पहले बेसल सेल में क्या परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद टर्मिनल सेल में क्या परिवर्तन होता है। तो पहले हम बेसल सेल को देख रहे हैं। तो बेसल सेल है, इसमें लगातार डिवीजन होता है और 6 से 10 कोशिकाओं की एक लंबी सी श्रृंखला होती है। एक लंबा सा 6 से 10 लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और 6 से 10 कोशिकाओं का एक स्ट्रक्चर बनता है जो लंबा होता है। तो इसको पूरे को, और पूरे को हम कहते हैं सस्पेंसर। क्या नाम है? सस्पेंसर।
इसको कहते हैं सस्पेंसर। और जो ये सस्पेंसर की जो सबसे लास्ट में सबसे नीचे की ओर जो माइक्रोपाइल की ओर जो कोशिका होती है, ये कोशिका थोड़ा लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा लंबा, औरों की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है ये कोशिका। और तो दो टर्म याद रखो, ये पूरा जो ये कोशिका बना पूरे को क्या मैंने कहा? सस्पेंसर। और ये जो लंबा जो एक थोड़ा माइक्रोपाइल की ओर जो ये होता है, जो सबसे नीचे होता है, इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टोरिया। क्या नाम है? हॉस्टोरिया। एकदम ध्यान से। और ये जो एपिकल सेल से लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एपिकल सेल है या टर्मिनल सेल है, या यहां से जो लगा हुआ जो कोशिका है, जो सेल है, इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस। तो याद रखना है फिर से, बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिसके कारण 6 से 10 कोशिकाओं वाला एक लंबी सी संरचना बनती है, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसर। सस्पेंसर का जो कोशिका जो सेल होता है, जो माइक्रोपाइल की ओर होता है, वो पहला सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, जिसको हम हॉस्टोरिया कहते हैं। और जो ये एपिकल सेल से या टर्मिनल सेल के से लगा हुआ होता है, उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पहले बेसल सेल में इतना में कोई कंफ्यूजन तो बोला जाए नहीं। नेक्स्ट देखिए, आपकी चुप्पी, आपका मौन ये बताएगा कि ऑलिव पेग। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई कि सस्पेंसर क्या है, हाइपोफाइसिस क्या है और हॉस्टोरिया क्या है। फिर से, हाइपोफाइसिस कौन है? जो टर्मिनल सेल से लगा हुआ है। हॉस्टोरिया क्या है? जो कि इधर माइक्रोपाइलर एपिक्यूल है, यानी सस्पेंसर का सबसे पहला हुआ या लास्ट हुआ। ठीक है। अब देखिए हम लोग एपिकल सेल में डिवीजन को देखते हैं या टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल में क्या कैसे डिवीजन होता है? तो यहाँ हम बना लेते हैं। तो देखिए, एपिकल सेल में जो पहला डिवीजन होता है, पहला डिवीजन वो लॉन्गिट्यूडनल। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिससे कि हो सकता है। फिर जो ये दूसरा डिवीजन होता है, और दूसरा डिवीजन के कारण देखिए यहाँ पे 4 सेल का निर्माण हो गया। इसको हम लोग प्रो एम्ब्रायनल क्वाड्रेंट स्टेज, प्रो एम्ब्रायनल क्वाड्रेंट स्टेज, क्वाड्रेंट स्टेज या टी एम्ब्रियो भी इसको कहते हैं। एक और नाम है टी एम्ब्रियो, टी एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, एक सेल से कितना हुआ? 4 सेल। फिर देखिए, फिर क्या होता है कि फिर इसमें डिवीजन होता है। एक बात और याद रखना है, कोई आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये सस्पेंसर सेल का काम क्या है? ठीक है। तो सस्पेंसर सेल क्या काम करता है? तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि ये जो सस्पेंसर सेल है, ये एम्ब्रियो को यहाँ पर है और यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो एम्ब्रियो को अंदर की ओर इस एम्ब्रियो सैक में ढकेलने का कार्य करता है, ताकि भ्रूण अगर बाय द वे यहाँ ऐसे खा गया, इसने इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर लिया, तो फिर और ऊपर की ओर बढ़ेगा और ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो सस्पेंसर से इस एम्ब्रियो सैक में इस एम्ब्रियो को ढकेलने का कार्य करता है। पहला काम ऑस्ट्रेलिया का काम है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना। ये जो हाइपोफाइसिस है, ये जो हाइपोफाइसिस है, इसी से देखेंगे यहाँ पर रूट टिप का निर्माण होगा। जो आपने रूट टिप या रूट कैप आपको एकदम याद रखना है, आगे मैं बता भी रहा हूँ कि रूट टिप या रूट कैप का निर्माण इसी हाइपोफाइसिस से होता है। अभी मैंने बताया कि हाइपोफाइसिस क्या है भाई? तो जस्ट एपिकल सेल के नीचे वाला सेल है, जो बेसल सेल से निर्माण होता है सस्पेंसर का। ठीक है। अब यहाँ देखें, 1 से 4 बना। अब देखिए फर्दर डिवीजन होगा, इसमें अगला डिवीजन होगा और 4 से 8 बन गया। कितना बन जाता है? 4 से 8।
ठीक है, तो 4 से 8 बना, इसको हम कहते हैं ऑक्टेंट स्टेज। क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट स्टेज या ऑक्टेंट प्रोइम्ब्रियोनल ऑक्टेंट स्टेज, ये 8 हुआ। फिर क्या होता है, जब यहाँ 8 बन गया, 8 कोशिका बन गया, तो फिर इसमें चेंज। अभी मैं ये नीचे वाला आपको छोड़ रहा हूँ और ऊपर वाले यहाँ थोड़ा सा बनाऊंगा और यहाँ पे आपको वो ऊपर वाले में स्ट्रक्चर में चेंज दिखाऊंगा। देखिए अब ये 8 से फिर यहाँ पर डिवीजन होता है, लेकिन याद रखना यहाँ जो डिवीजन और होगा वो होगा पेरिक्लिनल डिवीजन। कौन डिवीजन? पेरिक्लिनल डिवीजन। अब आपको ये समझना है कि भाई पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है। जब पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो कोशिकाएं अंदर और बाहर दोनों ओर बढ़ती, ठीक है। और ये वास्तव में जो मैंने आपको ऐसे 8 सेल बता दिया, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसे आगे और पीछे से एक मास टाइप का होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे, तो ये तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट जो होता है वो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के कारण ये कोशिकाएं अंदर और बाहर दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए कैसे, ये लास्ट मान लेना है कि हमारा ये हाइपोफाइसिस है, और सॉरी ये लास्ट मान लेना है ये हॉस्ट्रिया है। और देखिए यहाँ पे पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, जिसके कारण टोटल 16 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। देखिए 8 इधर है और 8 इधर है, ठीक है। और इस स्टेज में हम इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर स्टेज। क्या नाम है? ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्टेज, इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलर स्टेज। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब ग्लोब्यूलर स्टेज होता है तो 2 टायर में कोशिकाएं बढ़ जाती है। ये इसके ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। जो ऊपर वाली जो कोशिका है, जो ऊपर में जो 4 कोशिकाओं का ये जो ये ऊपर में ये 4 कोशिकाओं का 1 2 3 4, इसको कहते हैं ईपीब्लास्ट। क्या नाम है? इसको कहा जाता है ईपीब्लास्ट। और जो ये नीचे वाला है इसको हम कहते हैं हाइपोब्लास्ट। तो 2 नया टर्म हुआ। एक जो ऊपर वाले टायर में जो 4 कोशिकाएं हैं वो उसको ईपीब्लास्ट कर रहे हैं, नीचे वाला जो है इसको हम हाइपोब्लास्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाला जो लेयर है, इसी से आगे चल करके हम देखेंगे तो यहाँ पे डर्मेटोजीन का निर्माण होता है। डर्मेटोजीन कहते हैं, डर्मेटोजीन। इसी डर्मेटोजीन से इपीडर्मिस का निर्माण होता है। और इस इपीब्लास्ट का टर्म याद रखना है, इपीब्लास्ट से इपीकोटाइल का निर्माण होगा और हाइपोब्लास्ट से हाइपोकोटाइल का निर्माण होगा। अब ये टर्म आप याद रखिए कि इपीब्लास्ट से इपीकोटाइल और हाइपोब्लास्ट से हाइपोकोटाइल का निर्माण होगा। अब इपीकोटाइल क्या है और हाइपोकोटाइल क्या है, लास्ट में मैं बताऊंगा, या सीड वाले सेक्शन में आपको वो समझ में आएगा। अभी बस जाना, देखिए मेन बात आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा यही पूछता है किस भाग से कौन सा निर्माण होता है, एक सेल के डिवीजन के बाद कैसे दूसरा सेल बनता है। ये तो आपको यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ कि ग्लोब्यूलर स्टेज में क्या होता है। तो ग्लोब्यूलर स्टेज में देखिए ये गोलाकार आकृति हो गई, टोटल 16 कोशिकाओं का समूह है। जो बाहर वाला जो लेयर है इसको हम कहते हैं डर्मेटोजीन, और इसी डर्मेटोजीन से इपीडर्मिस का निर्माण होता है। और जो ये इपीब्लास्ट 2 टायर में बढ़ गया, ऊपर वाला इपीब्लास्ट और नीचे वाला हाइपोब्लास्ट। इसी इपीब्लास्ट से इपीकोटाइल या प्लूम्यूल का निर्माण होगा और इसी हाइपोब्लास्ट से हाइपोकोटाइल का निर्माण होगा। यानी अंदर में जो कोशिकाएं होती है
वो बढ़ जाती है पेरिब्लेम और प्लूम में, और उससे जाकर के कॉर्टेक्स का निर्माण होता है, या फिर कह लीजिए स्टील रीजन का निर्माण होता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो एक बात आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो यहाँ जो ये हाइपोफाइसिस, याद कीजिए टर्मिनल सेल से लगा हुआ ये हाइपोफाइसिस होता है। ये जो हाइपोफाइसिस होता है, वास्तव में ये जो हाइपोफाइसिस है, इस हाइपोफाइसिस में डिवीजन होता है। यहां पर देखिए कोशिकाएं, यहां 2 2 4 8 कोशिकाओं का एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये कोशिकाएं बढ़ जाती है। हाइपोफाइसिस में डिवीजन होता है, और एकदम याद रखना है, ध्यान दे करके कि हाइपोफाइसिस है, इसी हाइपोफाइसिस से किसका निर्माण होता है, तो रूट टिप का निर्माण होता है एंड रूट कैप का। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि रूट टिप एंड रूट कैप का निर्माण किससे हो रहा है, तो हाइपोफाइसिस से हो रहा है। और ये हाइपोब्लास्ट से किसका निर्माण हो रहा है, तो हाइपोकोटाइल का। इपीब्लास्ट से किसका, इपीकोटाइल का, या यहीं से कह लीजिए रेडिकल, और यहीं से कह लीजिए तो प्लूम्यूल का निर्माण होता है। और ये बाहर में डर्मेटोक्सीन है, जिससे कि एपिडर्मिस का निर्माण होता है। तो ये ग्लोब्यूलर स्टेज होता है। यहीं पर विभाजन रुकता नहीं है, सेल डिवीजन रुकता नहीं है, बल्कि इसमें और तेजी से डिवीजन होता है। और सोचिए ये इसमें तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, और जब ये तेजी से आगे की ओर बढ़ता है तो इसका स्पेस काफी कम होता है, तो ये डिवीजन बढ़ता जाता है। और देखिए अब ये जो ये ग्लोब्यूलर स्टेज है, ये हार्ट शेप स्टेज में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज को आप देखिए, ये इस स्टेज को लगातार विभाजन होता है, और चूंकि जगह कम होता है तो ये जो डाइकोटिलिनस है, अंदर की ओर ये धंसाव होने लगता है। इस स्टेज को हम बोलते हैं हार्ट स्टेज। ठीक है, ये हार्ट स्टेज। इसके बाद भी ये धंसाव बढ़ते जाता है, चूंकि जगह कम है तो ये रेडिकल है जो पूरा मुड़ जाता है, पूरा बेंड कर जाता है, और लगभग देखिए इस टाइप का संरचना बनेगा, इसको हॉस्टल ऐसे। तो आप इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए ये हॉर्स शू से लग रहा है, इसको आप ऐसे बदल सकते हैं। ये पूरा बेंड कर गया, तो ये हॉर्स शू से स्टेज बोलते हैं इसको, हॉर्स शू स्टेज। ठीक है, और लास्टली ये फाइनल फिगर भी आप बना दे सकते हैं। ये लास्ट में और ज्यादा बेंड कर जाएगा, और टार्पीडो स्टेज का निर्माण हो जाएगा। और फाइनल देखिए यह स्टेज क्या है, यह हाइपोफाइसिस से, इसी से रूट टिप ये सब बनेगा। और यहाँ पर यहाँ वाला भाग, यहाँ थोड़ा ऐसे और लंबा बना दे, देखिए यहाँ पर जो भाग बनेगा, ये वास्तव में यहाँ जो ऐसे भाग बना, वास्तव में रूट कैप बनेगा यहाँ, और यहाँ जो है, यहाँ जो भाग है, तो देखिए ये है, ठीक है, और ये दोनों क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, इसी से बनेगा रूट टिप, या कह लीजिए रूट सॉरी, यहाँ तो रेडिकल है, इसके ऊपर ये रेडिकल है, और यहाँ से बनेगा ये वाला रूट टिप या रूट, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग अब ये जो कॉटिलिडन्स है, ये सीट के अंदर ये देखिए यही भ्रूण है, एम्ब्रियो है, और इसी एम्ब्रियो से नए प्लांट्स का निर्माण होगा जब एप्रोप्रिएट कंडीशन आएगा। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस एम्ब्रियो सैक में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स खत्म होने के बाद जो बच रहा था वो जाइगोट था, अंदर में ये एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ। ये जाइगोट पे पहला डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल का निर्माण होता है, एक को टर्मिनल सेल बोलते हैं, दूसरे को बेसल सेल बोलते हैं। याद रखना है टर्मिनल सेल का निर्माण क्लाजा यूनिटी होता है, बेसल सेल का निर्माण माइक्रोपाइलर यूनिटी। अब ये जो यहाँ बेसल सेल, फिर अब है कि दोनों में एक साथ डिवीजन होता है, लेकिन हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए ये जो बेसल सेल है इसमें लगातार 6 से 10 बार ट्रांसफर डिवीजन होता है और 6 से 10 कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ये जो लंबा संरचना है इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। इसका सबसे नीचे वाला जो माइक्रोपाइलर होता है इसको बोलते हैं हॉस्टेरिया, और वो सेल जो कि एपिकल सेल से लगा होता है, टर्मिनल सेल से लगा होता है हाइपोफाइसिस। आगे हम देखेंगे इसी हाइपोफाइसिस से रूट टिप या रूट कैप का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए हॉस्टेरिया क्या करता है, तो न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है। हाइपोफाइसिस क्या करता है, तो हाइपोफाइसिस रूट टिप या रूट कैप का निर्माण करता है। वो ओवरऑल सस्पेंसर क्या करता है, तो सस्पेंसर इस एम्ब्रियो को एम्ब्रियो सैक के अंदर धकेलता है। ठीक है, अब देखेंगे कि टर्मिनल सेल में क्या बदलाव होता है। तो टर्मिनल सेल में पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल होता है, और से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है 1 से 2 बनता है, 2 से 4 बनता है। 4 वाले को हम क्वार्टेट स्टेज या टी एम्ब्रियो बोलते हैं, या प्रो एम्ब्रियो क्वार्टेट स्टेज बोलते हैं। फिर ये 4 से फिर डिवीजन होता है। ये डिवीजन फ्री प्लेन में होता है, किसी भी प्लेन में होता है, जिसके कारण ये 8 कोशिकाओं का समूह बनता है जिसको हम ऑक्टेट स्टेज कहते हैं। ठीक है, फिर ऑक्टेट स्टेज में फिर डिवीजन होता है, लेकिन जो ऑक्टेट स्टेज में जो अवर डिवीजन होता है वो पेरिक्लिनल होता है, माने आधा अंदर और आधा बाहर सेल का निर्माण होता है। देखिए ये बाहर में 8 सेल का निर्माण हुआ और अंदर में 4 कोशिका। जो बाहर वाला जो 8 कोशिका का निर्माण हुआ है वही डर्मेटोजीन या एपिडर्मिस का निर्माण करता है। और जो यहाँ जो देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 टायर बना हुआ है। ऊपर वाला जो टायर है 1 2 3 4, इसको से इपीब्लास्ट, और नीचे वाले को हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। इसी इपीब्लास्ट से आगे आप देखेंगे इपिकोटाइल का या प्लूम्यूल का निर्माण होता है, और हाइपोब्लास्ट से हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। यहाँ एकदम एक बात याद रखना है कि जो रूट टिप और रूट कैप का निर्माण कैसे होता है, तो हाइपोफाइसिस में डिवीजन होता है। सामान्यतः छात्र कर देते हैं कि हाइपोब्लास्ट से, तो नहीं, रूट टिप और रूट कैप का निर्माण होता है इस हाइपोफाइसिस से, और इसमें डिवीजन होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ऐसे कोशिका ऊपर वाला रूट टिप और आगे ये नीचे वाला रूट कैप का निर्माण करता है। तो इस स्टेज को, ये जो 16 सेल्स का जो स्टेज हुआ, इसको हम ग्लोब्यूलर स्टेज कहते हैं। फिर डिवीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे ये आगे बढ़ता जाता है, जगह कम होता है, तो ऊपर से देखिए ये धंसने लगा, ये पीछे से जो ऊपर से धंसा हुआ, और इस स्टेज में देखिए ये हार्ट शेप लग रहा है, इसलिए हार्ट शेप स्टेज बोलते हैं, हार्ट स्टेज बोलते हैं। इसके बाद इसमें और ज्यादा धंसाव होता है, इसको हम हॉर्सशू, देखिए ये हॉर्सशू स्टेज, हॉर्सशू टाइप लग रहा है तो हॉर्सशू स्टेज कहते हैं। और फिर और ये थोड़ा और डिवीजन होता है, और डिवीजन होता है, और डिवीजन होकर के देखिए ये दोनों कॉटिलिजन है। देखिए यहाँ पे प्लूमिंग है, यहाँ रेडिकल है, और ये भ्रूण का निर्माण हुआ, ये प्लूम्यूल है, और ये जो भ्रूण है ये इस कॉटिलिजन के अंदर ऐसे धंसा हुआ रहता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अभी आप यहाँ पर पहले, बाद में सीड में भी बताऊंगा ये हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल क्या है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। वास्तव में जब आप सीट देखेंगे, याद करें, मैं वहां पर भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा किसी बच्चे को लग रहा भाई इपिकोटाइल क्या है, इपिब्लास्ट क्या है, हाइपोकोटाइल क्या सर बोल रहे हैं, तो देखिए आपने डाइकोटिलेडोनस सीड चना को याद कीजिए। तो चना अगर ये ग्राम सीड है तो याद करेंगे ऊपर में ऐसे, अगर आप उसको खोलिएगा तो देखिए ऐसा होता है। अगर खोलेंगे तो देखेंगे कि ऐसे कॉटिलिडन होता है, दोनों इन दोनों को हम कॉटिलिडन कहते हैं। ऊपर में ये कॉटिलिडन से, ठीक है, ये कॉटिलिडन से। अब देखिएगा कि ये दोनों कॉटिलिडन एक स्थान पे जुड़ा हुआ रहता है। ये वाला स्थान जुड़ा हुआ,
है कि नहीं जुड़ा हुआ, आप बोलिए जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड। क्या नाम है? कॉटिलिडनरी नोड, मतलब जहां दोनों कॉटिलिडन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो आपका इपिकोटाइल, आपको ये समझ में आएगा तो फिर इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल समझ में आएगा। अब देखिए ये ऊपर वाले को आप सब लोग जानते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं प्लूम्यूल और ये नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है, रेडिकल। अब ये जो प्लूम्यूल और रेडिकल है, याद करें तो देखिए ये प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल क्या है और इपिकोटाइल क्या है? द प्लूम्यूल और इस कोटिलिडनरी नोड के बीच का जो ये है, इसी को हम कहते हैं इपिकोटाइल। क्या कहेंगे? इपिकोटाइल। और इस कोटिलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच में बाय द वे यहां है इस स्टार, यहां ये, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो आपको याद रखना फिर से, इसको बोला कोटिलिडनरी नोड, इस कोटिलिडनरी नोड और प्लूम्यूल के बीच में जो यह स्पेस है इसको कहते हैं इपिकोटाइल, और रेडिकल और कोटिलिडनरी नोड के बीच में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। मैं अभी आपको यही कह रहा था कि इसी इपिब्लास्ट से इपिकोटाइल का निर्माण होता है, हाइपोब्लास्ट से हाइपोकोटाइल का निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूट टिप और रूट कैप का निर्माण हाइपोफाइसिस से होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर आपको ये फिगर समझ में आया होगा, अगर ये फिगर याद रखेंगे तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि फिगर नहीं याद रखे तो फिगर देख करके कोई ऐसे लगा कि बहुत ज्यादा क्लिष्ट है, लेकिन क्लिष्ट नहीं है। आप आराम से यदि फिगर याद हो तो आपको कोई परेशानी नहीं। आई होप आपको ये बात समझ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। ठीक है, थैंक यू। देखिए हम लोग समझ सकते हैं डाइकोट एम्ब्रियो को इस फिगर के द्वारा। ये मैं जैसा बता रहा था कि देखिए ये फिगर बता रहा है जाइगोट को डिवीज़न हुआ टर्मिनल सेल और बेसल सेल, इसमें फिर देखिए टर्मिनल सेल में लगातार डिवीजन हुआ है। डी सेक्शन में देखिए सस्पेंसर सेल का निर्माण हुआ है। ये नीचे वाला हाइपोफाइसिस है, ऊपर वाला जो लंबा सा रह गया हॉस्टोरियल सेल है। फिर देखिए अब एपिकल सेल में डिवीज़न हो रहा है। ये 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ये देखिए ये ग्लोबुलर स्टेज बन गया। फिर और डिवीज़न होता है तो देखिए ये हार्ट शेप स्टेज बना जी में। फिर उसी तरीके से लगातार दोनों कोटिलिडन के बीच जो ये है लगातार रैपिड डिवीज़न होता जाता है। और एच में देखिए एच का जो फिगर है उसमें देखिए ये फाइनल स्टेप है, प्लूम्यूल है, कोटिलिडन है, और ये सब का निर्माण हो जाता है और इस तरीके से निर्माण होता है। In this video, we're going to go over the steps involved in embryogenesis in plants. Embryogenesis in plants is the process where an embryo is formed and develops, and where axial and radial patterning observed in mature plants is established. The first step of embryogenesis occurs with the first cell division of the zygote. This cell division is asymmetrical, creating a smaller apical cell and a larger basal cell. It is at this stage that the apical basal axial developmental pattern is established. The apical cell contains more cytoplasm than the basal and goes on to divide and create the embryo. The basal cell has a large vacuole and goes on to divide horizontally along its axis to form a 6 to 9 cell filament called the suspensor, which connects the developing embryo to the endosperm. The one cell closest to the basal cell is the only cell deriving from the basal cell to contribute to the embryo and is called the hypophysis, and goes on to develop into the columella of the root. After the zygote has split to create the apical and basal cell, the developing embryo goes through 4 main stages. The first of these stages is the globular stage, which occurs after the apical cell undergoes several divisions to create an 8-celled or octant embryo, and then continues to divide to form a more globular and then more triangular shaped embryo. It is in this stage that radial patterning is first established, and continues to develop through the rest of the stages, creating the ring layers of structures found in the stems and roots.
The outermost cells are one layer thick and called the protoderm, and go on to form the epidermis. The next layer of cells in from the protoderm will become the ground tissue meristem and eventually form the endodermis and the cortex. The central layer of cells are elongated and called the procambium, and go on to become the vascular tissues and the pericycle in the root. The next stage is the heart stage and occurs through rapid cell division on each side of the embryo. The center of these outgrowths will become the shoot apical meristem. These outgrowths on each side will eventually become the cotyledons. It is at this stage that bilateral symmetry in the embryo is established. The apical basal axial patterning is even more clear at this stage, with 3 clear defined regions. The apical region gives rise to the cotyledons and shoot apical meristem. The middle or central region gives rise to the hypocotyle, root, and the majority of the root meristem. The hypophysis gives rise to the root meristem. The next stage is the torpedo stage and occurs from cell elongation throughout the embryo as well as continued growth in the cotyledons around what will become the shoot apical meristem. The final stage is the maturation stage. During this stage, at the end of embryogenesis, the embryo folds over within the seed. The embryo and the seed that it is in both start to lose water and head into dormancy. Mm-hmm.